हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विद नमाज में। बेटा, जैसे हमने पिछले वीडियोस में हमने साल 2022-23 में जो एएमयू एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चंस थे उसको हमने देखा। सबसे पहले बच्चों मैं यही बता दूं आप सभी को कि जीएस विद नमाज एक सीरीज़ लेकर के आ रही है जिसका नाम है अभ्यास सीरीज़, जिसमें हम कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हो। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लास 6, 9th और 11th के जो बच्चे हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू या फिर बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जीएस विद नमाज एक अभ्यास सीरीज़ लेकर के आ रहा है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ साल 2022-23, साल 2023-24, साल 2020-21, साल 2019-20, इन सभी सालों में, इन सभी वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। पेपर को एनालाइज करेंगे कि किस पैटर्न पर पेपर को बनाया जा रहा है, पेपर सेटअप किया जा रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स जो है वह इम्पॉर्टेंट है हमारे इंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिहाज से। तो चलिए बच्चों, इसी अभ्यास सत्र में ही हमने पहला जो है स्टार्ट किया, जो क्लास 11th ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको हम देखेंगे। बच्चों मैं बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आर्ट और कॉमर्स की जो 11th की इंट्रेंस होती है उसमें 15 नंबर का जो है ज्योग्राफी का पेपर आता है। ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं 15 नंबरों के लिए मैं आपको यहाँ पर साल 2023-24 में जो प्रश्न पूछे गए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसको लेकर के आया हूँ। तो बच्चों एक बात ये भी है कि अभ्यास, जो इस सीरीज़ का नाम रखा गया है अभ्यास, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि अभ्यास इसलिए भी रखा गया है कि अगर हम अभ्यास बराबर करते रहते हैं, हम किसी चीज़ को बराबर रिवाइज करते रहते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाता है। और आपने एक दोहा पढ़ा भी होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, अगर एक जड़ बुद्धि भी, अगर एक मूर्ख भी अभ्यास कर रहा है बार बार तो वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। जैसे कि एक पत्थर पर हम बार बार रस्सी को घीस देते हैं तो रस्सी का निशान भी पत्थर पे बन जाता है। तो वही मेरा यही मकसद था कि एक ऐसे सीरीज़ को लॉन्च किया जाए जिसमें बच्चों को बराबर अभ्यास में लिप्त किया जाए, बराबर बच्चों से अभ्यास कराया जाए। एक एक क्वेश्चंस को आप देखिए बच्चों, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। चलिए इसी टर्म पे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के पोर्शन से पूछा गया था। विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद इंडिया में कौन सा पोर्ट सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है, हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंबई और कांडला। सबसे पहले हमें यही जानना है कि जो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। बच्चों इसमें जो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश किए गए हैं और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आज़ादी के पहले जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको देख लेते हैं, फिर जो आज़ादी के बाद किए गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मुंबई है, मुंबई पोर्ट जो है यह 1833 ईस्वी में ही 1873 ईस्वी में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, यानी ये प्री इंडिपेंडेंस है। इसके बाद से हल्दिया पोर्ट को देख लीजिए बच्चों। हल्दिया पोर्ट जो है वह 1977 में इस्टेब्लिश किया गया है। कब? 1977, यानी यह पोस्ट इंडिपेंडेंस है। और वहीं आपका विशाखापट्टनम जो 1933 में इस्टेब्लिश किया गया है, और कांडला जो पोर्ट है वह 1952 में इस्टेब्लिश किया गया। बच्चों तो आप देख सकते हैं
कि इन 4 ऑप्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, हल्दिया पोर्ट 1977 जो आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई पोर्ट जो सबसे पहले 1873 में ही बना दिया गया, विशाखापट्टनम 1933 ये भी प्री इंडिपेंडेंस है, और आज़ादी 1947 के बाद से 1952 में स्टेब्लिश हुआ। यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी कांडला पोर्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कांडला पोर्ट जो है जो 1952 में स्टेब्लिश हो रहा है, वह क्या है, आज़ादी के जस्ट बाद ही इसको डेवलप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। वैसे ही बच्चों दूसरा जो है आपका प्रश्न है वह देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जूट मिल से रिलेटेड है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज सेटअप, यानी जूट मिल इंडिया में कब सेटअप किया गया। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है, 1837, 1857, 1855 और 1859। तो बच्चों इसमें हम जान लेते हैं कि जो जूट मिल इन इंडिया यह पहली बार जो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया 1855 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे जॉर्ज ऑकलैंड। यहां पर लिख दीजिए जॉर्ज ऑकलैंड। ये याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चंस जो एएमयू में क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि रिपीट किया जाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। और इसीलिए अभ्यास सीरीज के द्वारा मैं आपको एक एक प्रश्न को रिवाइज कराऊंगा, एक एक प्रश्न को बताऊंगा। बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस के भी टीचर आएंगे बच्चों, जो आपको पॉलिटिकल साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। मैथमेटिक्स के लिए आप देख ही रहे हैं, नसीम सर लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों तक जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए, उनको बताया जाए। बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस के भी आने वाले हैं टीचर, हिस्ट्री के भी टीचर आने वाले हैं, और मैं बहुत जल्द से जल्द साइंस के भी टीचर को यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके बीच आप सभी बच्चों को साइंस से जुड़े प्रॉब्लम्स को समझाएंगे। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जीएस विद नमाज। और अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलो भाई, क्योंकि जब शेयर करोगे तभी तो तुम्हारे दोस्त भी इस चैनल को देखेंगे और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, और वो भी आगे बढ़ेंगे तुम्हारे साथ। हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, मोदी जी का नारा है, तो मोदी जी के नारे को और आगे लेकर के जाओ भाई, ठीक है। चलो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों, ये अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जहां कम पानी की मात्रा है, जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई ऐसे राज्य हैं बहुत सारे जहाँ पे पानी की कमी है, महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि रेन वाटर को ही हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। रेन वाटर को ही बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, और उससे और भी काम किए जाते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सबसे पहले स्टेट में कंपलसरी किया था तमिलनाडु ने। कौन से स्टेट ने किया था बेटा, तो तमिलनाडु ने। कौन से सन में किया था ये भी देख लीजिए, 2001, यहाँ पर लिख लीजिए 2001। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंडिया का कौन सा पहला राज्य है जो सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी किया अपने स्टेट में, तो वह होगा तमिलनाडु। कौन से साल में किया, तो 2001 में किया। अब बच्चों आ जाते हैं हमारे इंडिया से जुड़े सवाल पर। चौथा प्रश्न जो है आपका बच्चों पूछ रहा है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 4.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर सही है। चलिए ये आपके लिए एक वर्क है, आप फटाफट कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर सही है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, चलिए बच्चों जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जो हमारे भारत की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है
वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, आसान हो गया, 3.28, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा वैसे ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, यह इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग, इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से विकसित होने वाली कौन सी इंडस्ट्री है, वह इंडस्ट्री किस फील्ड की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री। बच्चों बता दूं कि इंडिया में जो सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वह है केमिकल इंडस्ट्री, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं कि इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री का कितना ज़्यादा विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो क्लास 11th आर्ट कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए। तो ज्योग्राफी आप बहुत अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको फिर दोबारा बताया जाएगा। और इससे आसान और क्या ही हो सकता है बेटा। तो आप लोग पढ़िए और अपनी एक सीट पक्की करिए जामिया में, BHU में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेरस मिनरल, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि चार ऑप्शन जो दिया गया है, टीन, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, इनमें कौन सा जो है वह फेरस मिनरल नहीं है, यानी लौह मिनरल नहीं है। आप जानते हैं कि टीन जो है यह भी फेरस मिनरल है, मैंगनीज भी है, यह भी फेरस मिनरल है, निकल भी फेरस मिनरल है, कोबाल्ट जो है वह फेरस मिनरल नहीं है। तो हमारा आसान सा जवाब होगा यहाँ पर कोबाल्ट। समझ गए बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा, कोबाल्ट इज नॉन फेरस मिनरल, यानी कोबाल्ट जो है वह लौह मिनरल नहीं होता है। वही लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वेयर आर द कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस लोकेटेड। बेटा यह रिसोर्स जो चैप्टर है आपके 9th-10th में उससे जुड़ा हुआ है, और यह जो है वेयर आर द कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस लोकेटेड, जो आपका आंसर होगा कर्नाटका। क्योंकि अब इसमें और भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन सा कौन कौन से जगह पे कौन कौन से आयरन और माइन है। जिसमें ओडिशा जो है देख लीजिए, ओडिशा में रायकेला है बेटा, ओडिशा में क्या है, रायकेला है। झारखंड में क्या है, तो झारखंड में देख लेते हैं, झारखंड में नावमुडी है, नावमुडी, झारखंड में नावमुडी है। कर्नाटका में कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और आंध्र प्रदेश में बेटा, आंध्र प्रदेश में क्या है, तो आंध्र प्रदेश में आपका है अंतपुरा। तो यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, कुद्रेमुख कहां पर है, तो आपका कर्नाटका में लोकेटेड। चलिए अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्लास 11th के एंट्रेंस में पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साल 2023-24 के क्वेश्चन में। तो चलिए बेटा अब हम 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पोर्शन से पूछा गया था AMU में, उसको देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वह किन किन क्षेत्रों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, टी, फ्रूट, वेजिटेबल, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका बेटा टी में भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, फ्रूट में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वेजिटेबल्स में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी आपका जो डी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए 9th क्वेश्चन जो है आपका वह है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लैंड डिग्रेडेशन की सबसे मुख्य रीजन क्या होगी। तो उसमें माइनिंग है, माइनिंग तो होता है सभी राज्यों में, लेकिन
वन ऑफ द मेजर रीज़न नहीं है इन राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान में। ओवर इरीगेशन भी बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग, देखिए बच्चों, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसके वजह से, ओवर ग्रेजिंग के वजह से भी, ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन एनी कंट्री, इन एनी स्टेट। अगर उस स्टेट में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन भी अधिक मात्रा में होगा। तो यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी ओवर ग्रेजिंग एक वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बना हुआ है। यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा वह यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको देख लेते हैं। द रिवर विच राइजेज इन यमुनोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी है, यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा यमुना सही हो जाएगा। और अभी आप देख भी रहे हैं महाकुंभ का सीजन चल रहा है। महाकुंभ में, अब ये महाकुंभ कहाँ बनता है, तो जब यमुना, गंगा और सरस्वती नदियाँ आपस में मिल जाती हैं एक जगह पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संगम। तो वह संगम जो है कहाँ बनता है, कब कब बनता है, कहाँ पर, तो यह गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में जाकर के मिलती हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज, जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है, पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ जाकर के मिल जाती हैं, जिनका क्या होता है, समागम होता है तीनों नदियों का। इसके लिए हम इसको संगम कहते हैं। और इस वक्त उसी संगम में महाकुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज में भारी भीड़ जुटी हुई है। अभी मैंने कल ही देखा था, कल या परसों मैंने देखा था न्यूज़ में कि सबसे दुनिया का सबसे लंबा जाम भी प्रयागराज में लग गया। महाकुंभ में लोग आ रहे हैं नहाने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए। और बच्चों, उनकी पवित्रता इसी से आप जान सकते हैं कि वो पवित्र होने के लिए आ रहे हैं और अपने पापों का प्रायश्चित, अपने पापों को धुलने के लिए भी आ रहे हैं। जो उन्होंने पाप किए हैं या फिर जो भी गलत रास्तों में लिप्त थे, अब उसको छोड़ करके एक नए रास्ते की तलाश में हैं। ठीक है, तो ये एक आस्था है, हिंदू धर्म में एक आस्था है, सभी आस्था का सम्मान करना चाहिए बच्चों। तो यह जो है संगम नोज का भी एक जिक्र होता है। तो जहाँ पर, जिस तट पर ये तीनों नदियाँ जा करके मिल जाती हैं, वहीं पर एक इस तरीके का उभरा हुआ भाग है और इसी को हम कहते हैं संगम नोज। क्या कहते हैं बच्चों, संगम नोज। और यहीं पर लोग महाकुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं। बीच में स्टैम्पीड भी हो गई थी। स्टैम्पीड यानी आप जानते ही हैं, भगदड़ हो गया था, काफ़ी लोग मारे गए। हाँ, थोड़ी दुर्व्यवस्थाएं भी फैली थी, अब जाकर के थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हैं। फिर आगे देखते हैं, चलिए। द रिवर विच राइजेज इन यमुनोत्री ग्लेशियर, कौन सा हो जाएगा, यमुनोत्री यानी यमुना, गंगोत्री यानी गंगा। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, तो यमुना नदी निकलेगी और गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा नदी निकलेगी। तो यह रहा हमारा 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी नदियों से ही जुड़ा हुआ है। हिमालयन रिवर्स आर, बच्चों पता ही है, हम हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वह क्या होती हैं, पेरेनियल इन नेचर होती हैं। एक रिवर होती है जो सीजनल होती है और एक रिवर जो होती है वह पेरेनियल होती है। सीजनल और पेरेनियल में यह डिफरेंस है बच्चों कि जो पेरेनियल रिवर्स होंगी वह ऊंचे ऊंचे हिमालय या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलेंगी और हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं उनसे पिघलने वाली जो पानी होती है उसी से यह सालों साल पानी लेती रहती हैं। यानी कि जो हिमालय से बर्फ़ पिघला, पानी में कन्वर्ट हुआ और नदी में जाकर के मिल गया, इससे सालों साल इन नदियों में पानी बना रहता है। और जो सीजनल रिवर्स होते हैं, जैसे ही हमारे वहाँ बारिश का मौसम आता है ये नदियाँ उफान मारने लगती हैं और जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, गर्मी आती है, तो ये नदियाँ सूख करके एकदम तनिक मात्रा में ही पानी इसमें रह जाता है। तो यहाँ पर जो हिमालयन रिवर्स होंगे वह क्या होंगे,
पेरेनियल इन रिवर होंगे, यानी इनमें जो वाटर की जो फ्लोइंग होगी वह थ्रू आउट द ईयर होगी। सीजनल रिवर में वाटर की जो फ्लोइंग होगी वह थ्रू आउट द ईयर नहीं होगी, ओनली थ्रू आउट द सीजन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका 11th क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। 12th क्वेश्चन जो है वह लेक से जुड़ा हुआ है। ए साल्ट वाटर लेक इज, यानी इन 4 ऑप्शन में डल, सांबर, ऊलर और पुलिकट, इन 4 ऑप्शंस में बच्चों कौन सा लेक जो है डल, सांबर, ऊलर और पुलिकट, इनमें कौन सा जो लेक है वह साल्ट वाटर लेक है। तो साल्ट वाटर लेक कौन सा है बेटा? तो साल्ट वाटर लेक आपका हो जाएगा सांभर लेक। कौन सा होगा? सांभर लेक, यानी साल्ट वाटर लेक इज सांभर लेक। डल लेक, ऊलर लेक और पुलिकट ये फ्रेश वाटर लेक हैं, और सांभर लेक जो है वह क्या है आपका? वह आपका है साल्ट वाटर लेक। वहीं आपका जो 13 क्वेश्चन है, ए रिवराइन पोर्ट इन इंडिया इज, यानी रिवराइन पोर्ट क्या होता है? एक सी पोर्ट होता है, जो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, जो सी पोर्ट था कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, जिसमें कांडला, विशाखापट्टनम और हल्दिया ये सारे ऑप्शंस थे। और ये जो रिवराइन पोर्ट है, यानी ऐसा पोर्ट जो नदी के तट पर बना हुआ है। तो इंडिया में सिर्फ कोलकाता ही ऐसी जगह है जहां पर नदी के तट पर भी पोर्ट बना हुआ है, यानी आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इंडिया में वन एंड ओनली रिवराइन पोर्ट जो है वह कोलकाता में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर कोलकाता वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। वैसे ही 14th क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ए पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ इज, यानी छत्तीसगढ़ में एक पब्लिक सेक्टर आयरन ओर है, वह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई और दुर्गापुर। बच्चों सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो पब्लिक सेक्टर आयरन ओर है वह है, पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट है, वह है भिलाई, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बेटर पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखना और आप अंदाज़ा लगाना कि हमारी जो कंट्री है वह कितनी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है इनमें, क्योंकि इसमें जो 2 ऑप्शंस है बांग्लादेश और श्रीलंका, इसमें इन दोनों देशों में हाल फिलहाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखी गई है, यानी बांग्लादेश में अभी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। बांग्लादेश में बराबर जो वहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ की जो करेंसी है वो भी डाउन हुई, वहाँ का जो इकोनॉमी है वो भी डाउन हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है, हमारा इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका इन दोनों से पीछे है। श्रीलंका में भी कुछ साल पहले पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी गई थी, जहाँ के राष्ट्रपति को ही देश छोड़कर भागना पड़ा। जैसे बांग्लादेश में अभी कुछ दिनों पहले, आपने कुछ महीनों पहले देखा था कि शेख हसीना अपने देश को छोड़ करके ही भाग गई। अभी हाल फिलहाल के 2-3 दिन पहले की घटना मैं बता रहा हूँ बच्चों कि बांग्लादेश के जो संस्थापक थे मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, उनके बंगले को, उनके घर को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। आप बताइए कि वहाँ पर कितनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, कितने टेंशन्स बने हुए हैं, चाहे वह रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो। हाँ, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI रिपोर्ट जो जारी करती है, इसमें यह हमारा जो इंडिया है वह 134th पोजीशन पर है। किस पर है? 134th पोजीशन पर है बच्चों। वैसे ही 134th पोजीशन पर हमारा इंडिया है और 129 नंबर पे बांग्लादेश है। 129 नंबर पे बांग्लादेश है। पाकिस्तान का जो HDI रैंकिंग है 164 है, और श्रीलंका जो हमारे इंडिया से बहुत आगे चल रहा है बच्चों, हमारे इंडिया से बहुत आगे चल रहा है, और इसका जो है वह 76 रैंक है HDI में। आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं
कि इंडिया से कितना आगे श्रीलंका चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कि यह 76 पर है, पाकिस्तान 164 पर है, बांग्लादेश जहां पर बराबर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, इसके बावजूद भी वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से आगे चल रहा है। और हमारा देश जहां पर सारी चीज़ें स्थिर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या पता हमारे राजनेता, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वह किन कामों में लिप्त हैं कि हमारा देश और भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ विश्वगुरु होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों आप देख रहे हैं कि हर एक रिपोर्ट में इंडिया पिछड़ते जा रहा है। तो इसके भी क्या रीजंस हैं, इनको भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हमने क्लास 11th के PYQs जो हैं साल 2022-23 में जो AMU के 11th आर्ट कॉमर्स के पेपर में पूछे गए थे उसको हमने देखा। इसको एनालाइज करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक बात यह समझ में आ रही है कि इसमें बेटा जो है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के NCERT को मर्ज करके इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आप क्लास 11th आर्ट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। आपको 9th और 10th की NCERT पढ़नी होगी। जो भी चैप्टर्स हैं वही इसके सिलेबस हैं, किसके, 11th आर्ट कॉमर्स के ज्योग्राफी के पोर्शन के। वही आपका पॉलिटिकल साइंस में भी होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 9th और क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 11th में एंट्रेंस लेने एडमिशन लेने के लिए हिस्ट्री भी क्लास 9 10th पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और आर्ट कॉमर्स में जो मैथमेटिक्स आती है वह भी 9 10th का ही आपको देखना पड़ेगा। तो यह रहा आपका आज का वीडियो, जिसमें हमने साल 2023-24 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी देखे, हमने एक सिलेबस को भी अपने जान लिया और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वह भी हमने जाना। इसमें हमने जाना कि आपने देखा कि ज्योग्राफी से हर एक पोर्शन को टच किया गया है, चाहे वह इंडिया साइज एंड लोकेशन हो, वाटर रिसोर्स हो, या फिर आपका जो है सेकेंड चैप्टर हिमालयन रिवर्स हैं, या फिर आपका जो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वही मिनरल रिसोर्स से भी पूछे गए हैं कि कुद्रेमुख आयरन ओर कहाँ पे स्थित है, हाँ कौन से रिवराइन पोर्ट होते हैं, कौन से सी पोर्ट सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया, सारी चीज़ों को मर्ज करके यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से मेरा यह निवेदन है कि आप बार बार अपने को रिवाइज करते रहिए, अपने 9 10th के बुक्स को पढ़िए। जो CS विद नमाज पर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है, पूरी वीडियो को इत्मीनान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है बेटा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं है AMU में, BHU में, जामिया में। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप इत्मीनान से रुक करके पूरे वीडियो को देखिए, आराम से पढ़िए और जितना हो सके उतने PYQs को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपने दिन भर में जो पढ़ा उतने चैप्टर्स के जो भी आपके PYQs हैं, जो आपके GS विद नमाज पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, या फिर जो आपके पास बुक्स होंगे PYQs के, उनको सॉल्व करिए। इससे क्या होता है बेटा कि PYQs जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हम सॉल्व करते हैं, इससे हमें ये मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले PYQs सेशन के साथ जो हमने स्टार्ट किया है अभ्यास सीरीज़। तो फिर मिलेंगे अगले अभ्यास सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, लाइक करो यार, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब, तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है, हमें बहुत ही सपोर्ट मिल सकता है। तो एक सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ मिल सकें। बार बार मौका नहीं मिलने वाला है भैया। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अभ्यास सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।